अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े दलित नेताओं ने एक राजनीतिक कांड उत्तर प्रदेश में कर दिया। अब नासमझी में किया, जानबूझकर किया, पैगाम लेकर गए थे या ऐसे ही चुहलबाजी में पहुंच गए थे, लेकिन जो किया है वो बहुत बड़ा कारनामा है। कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता मायावती के लखनऊ वाले घर गए, दरवाजा खटखटा रहे थे कि मिलना है। सिक्योरिटी ने खड़े पैर वापस तो लौटा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज ये ज़बरदस्त चर्चा रही कि क्या राहुल गांधी ने अपने दूत भेजे थे जिनको मायावती ने दरवाजे से ही लौटा दिया। आज चर्चा है इसी विषय। तो बहन भाइयों, कांग्रेसी जब करते हैं कुछ बड़ा गजब कांड कर देते हैं, और ऐसा कर देते हैं कि स्वयं तो वो पीड़ित रहते ही हैं, अपने साथियों को भी बहुत कायदे का नुकसान पहुंचाए जाते हैं। अब ये जानबूझकर है, अनजाने में है, प्लान्ड वे में है, या फिर ऐसे ही मजे मजे में कर दिया, चुहलबाजी जिसको कहते हैं उसमें किया। लेकिन जिसने भी किया है उसने कांग्रेस को गहरा नुकसान पहुंचाया है। बिना बुलाए, बिना समय लिए, बिना समय मांगे और बिना समय मांगने का प्रयास किए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से राजेंद्र गौतम, जो कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन हैं, बाराबंकी में पीएल पुनिया के बेटे, जो कभी मायावती के प्रमुख सचिव थे, और पीएल पुनिया बिना समय लिए कभी नहीं गए मायावती से मिलने, लेकिन उनका बेटा बिना समय लिए मायावती के दरवाजे पर थपकी लगा रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, हमें मिलना है। ये शिष्टाचार था। ये वाकई में ये लोग बड़े फिक्रमंद थे कि मायावती जी की सेहत कैसी है। जैसा कि तनुज पुनिया कहते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, पता चला तबीयत ठीक नहीं, तो हम लोग देखने पहुंच गए। मतलब कोई तमाशा लगा हुआ है। तो अखबारों में आज खबर क्या आई कि राहुल गांधी का कुछ पैगाम लेकर राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया और एससी विभाग के और अधिकारी गए थे मिलने, लेकिन मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया और गेट से ही लौटा दिया। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई आई कि नहीं नहीं जी, वो पार्टी का तो मामला नहीं था, ये लोग अपने मन से चले गए थे। अब ये समझिए कि जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है और मायावती का घर है, 350 मीटर की दूरी है, सिर्फ 350। तो ये क्या कर रहे थे उधर? और ये क्या शिष्टाचार है किसी के घर जाने का, वो भी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसको एनएसजी की सिक्योरिटी मिली हो, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन हो, थ्रेट हो इतना बड़ा, उनके दरवाजे पर जाकर ये तमाशा करना, या फिर कोई पैगाम लेकर गए थे। वैसे दोनों तरफ से साफ हो गया है कि न इन्होंने समय मांगा था और न उन्होंने समय दिया था, लेकिन ये पहुंच गए मिलने। तो प्रारंभिक रिपोर्ट तो यही कहती है कि इसमें हाईकमांड की तरफ से कुछ संदेश लेके गए थे, लेकिन जिसको बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खारिज किया, कहा ये सब इनका निजी काम है, ये अपना जाने। लेकिन इन चारों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी पार्टी ने नहीं की, तो इसलिए मैं कैसे मान लूं कि ये पार्टी सहमत नहीं थी। और ये सीनियर लोग हैं, कोई ऐसे नौसिखिए तो है नहीं, कोई नए नए मनबढ़ नेता तो है नहीं कि बस ऐसे ही मुंह उठाया और चल दिया और किसी के घर की घंटी बजाने लगे, खोलो दरवाजा, मिलना है। तो राजनीतिक शिष्टाचार भी कोई चीज होती है। तो ऐसा क्यों किया? कल अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। यानी वो कांग्रेस को उसके खांचे में फिट रखना चाहते हैं। तो एक तबका ये मानता है कि ये समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस की प्रेशर टैक्टिस है कि अगर इस तरह से हमारे पार्टी के नेता मायावती के दरवाजे पे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी पर दबाव पड़ेगा। यही कारण है कि राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया, 3 और पार्टी के उनके नेता जाके मायावती के दरवाजे पर बड़ा ड्रामा रचा। तो क्या कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ किसी तरह के अलायंस में जाना चाहती है? ये मेरा डिबेट का एक सवाल भी है। वैसे कांग्रेस में बसपा के बहुत से सिंपैथाइजर हैं, आजकल बढ़ भी गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस आजकल दलित विमर्श और
ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ अपने को ज़्यादा नज़दीक पाती है। लेकिन इस तरह का राजनीतिक दुस्साहस करने वाले इन नेताओं की मंशा क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि राजेंद्र गौतम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की बड़ी जल्दी मची हुई है। उसी चुहलबाजी में वो गए थे ये मिस एडवेंचर करने, लेकिन मामला पलट गया। अच्छे काम भी करने जाओ भाई साहब, इन लोग को दे दो, गगरी फोड़ के आएंगे। नतीजा क्या हुआ? आज समाजवादी पार्टी चौकन्नी हो गई। उनका ठीक है, अब वहीं बात करो। हालांकि फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अंदर से मैसेज यही गया है कि अब वहीं बात करो। और समाजवादी पार्टी कभी चाहती नहीं है कि बसपा के साथ भी अब आगे कोई फ्यूचर डिस्कशन हो। उनको लगता है बसपा की ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनके और बीजेपी के हाथ आ गया, अब किसी वापस बीएसपी को क्यों खड़ा करना। ये भी बात सही है। तो आज चर्चा इस विषय की करेंगे कि राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया ने जो किया वो सुनियोजित राजनीतिक चाल है या फिर एक अपरिपक्व इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश या दलित विमर्श दे रखा है, जिनको समझ ही नहीं है कि कांग्रेस की गंभीरता या उत्तर प्रदेश की राजनीति के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। वो किसी की दरवाजे पे भी जाके थपकी देने को तैयार है। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। मायावती जी का नाम भी उठा, स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी कोई बता रहा था। राजेंद्र पाल गौतम जी ने तय किया कि पूछ लेते हैं, अगर अवेलेबल है स्वास्थ्य की जानकारी, हालचाल ले लेते हैं। समाज की बड़ी नेता है और उम्रदार भी अब हो रही हैं धीरे धीरे, तो उनके स्वास्थ्य के हालचाल लेने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए वहाँ रुके थे। खैर वो अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी उस समय, तो पर्ची पे हम लोग ने लिख करके दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन हो। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। कुछ लोग उससे बात करने के लिए गए थे और वो घर में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी और ये कहा कि बिना टाइम लिए आए हो। ये उचित बात नहीं है। अगर किसी नेता के पास कोई बिना टाइम लिए भी आ जाता है तो उसको उससे मिलना चाहिए। सपा से गेम करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। किसी नेता के यहाँ, बड़े नेता के यहाँ कोई जाता है तो टाइम लिया जाता है। बिना टाइम के जा करके अब मीडिया में संदेश देना चाहते हो कि हम लोग का बसपा में भी जा सकते हैं समझौते के लिए। ये संदेश सपा को दे रहे हो, तो सपा से ज़्यादा बार्गेनिंग करने के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के अंदर भी ना एक समाजवादी जिंदा है। उनको चिंता किसकी है इस ड्रामे में? समाजवादियों की ज़्यादा चिंता है। तो बहन भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम की पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बताएंगे कि ये क्यों गए थे। देवकी नंदन मिश्रा, जाने माने पत्रकार, और के गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मायावती के करीबी सहयोगी रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। तो चूँकि राकेश त्रिपाठी और सब लोगों की मंशा है कि ये आज का कार्यक्रम मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे से शुरू करूं, तो मैं पांडे, क्यों हंस रहे हैं आप लोग यार? सवाल हुआ नहीं, आप लोग शुरू हो गए। अरे थोड़ा पूछने दीजिए। पांडे जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। ये ऊपर से कहा गया था जाने को इन लोग को, या अपनी मर्जी से गए थे? नहीं, अपनी मर्जी से गए थे, ऊपर से नहीं कहा गया था जी। आवाज कहाँ चली गई? नहीं, मैं तो सीधा आपका सीधा सवाल, क्यों गए थे, सीधा जवाब। हाँ, ये सवाल अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एससी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, जिसमें राजेंद्र पाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी डिपार्टमेंट के, वो आए हुए थे। तनुज पुनिया जी एससी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम के बाद लंच के लिए निकले, रास्ते में मायावती जी का घर था। अब याद रखिएगा, राजेंद्र पाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तनुज पुनिया जी एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी पहले कभी मायावती जी से मिले हैं, कभी उन्होंने कांसीराम जी से भी मुलाकात की थी। एक ही समुदाय के लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि मायावती जी होंगे तो मिल लेंगे। उम्र ज़्यादा हो गई, हो सकता है तबीयत खराब हो, और ये पहले भी देखिए, ये एक राजनीतिक कर्टसी होती है। सोनिया गांधी जी और मायावती जी की बातचीत होती रहती है,
एक दूसरे की शुभेच्छा, एक दूसरे के स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी सोच के साथ राजेंद्र पाल जी चले गए। लेकिन राजनीति में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको मिलना था, अगर आपको उनका हाल चाल भी लेना था, तो आपको मीडिया को समझना चाहिए था कि मीडिया बात का बतंगड़ बना सकती है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी को ये समझना चाहिए था। और तनुज पूनिया की जहाँ तक बात है, वो सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, और वो तो केवल राजेंद्र पाल जी के प्रोटोकॉल में गए थे। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को लंच कराने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा कि भाई हमारी वहां कहाँ लंच होता है, वहां कहाँ उधर कुछ क्या है? लंच के पूरे सारे आप देखिए सब तो वहीं सब हैं। 5 स्टार रेस्टोरेंट है उधर। और 5 स्टार ही नहीं है, और आगे भी हैं। अच्छा, कैपुचिनो भी है और तो भी 5 स्टार है वो रेस्टोरेंट तो। नहीं कैपुचिनो अच्छा, वहाँ भी लंच पीछे- करते हैं आप लोगों हाँ, तो नहीं नहीं, ठीक है। कहाँ जा रहे थे मुझे ये आप जानकारी ही कह रहे हो नहीं। लंच पे जा रहे उधर थे। ही जा रहे थे। अब हो सकता है आगे निकल के वीवीआईपी पर तमाम पत्रकार भाई वहां पैदल। बैठ के लंच करते हैं, उधर जा रहे हो। तो वो ये बात तो पार्टी का ने असल क्या कार्रवाई की राजेंद्र बात गौतम का पे? देखिए ये- मुझे कंप्लीट कर में- लेना। हाँ जी, पार्टी ने क्या कार्रवाई की राजेंद्र गौतम पर? देखिए या ये तनुज पूनिया पे कोई इसको ये कोई ऐसी चर्चा नोटिस दी गई है? नहीं नोटिस नहीं दी गई है। और इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं हुआ है। लेकिन क्यों, आपके इसके अध्यक्ष कोई तो कह रहे हैं गुनाह हुआ राजनीतिक है। मायने नहीं थे। वो एक कह सकते हैं उनके पूर्व परिचित थे राजेंद्र पाल गौतम के, वो मिले रहे होंगे। अति उत्साह में वो चले गए। और राजनीति में ये अति उत्साह जो है वो कई बार ऐसे ही वितंडावाद खड़ा कर देती है, जैसे ये- अभी हुआ। तो आप इस बात से तो सहमत है ना कि ये थोड़ा एम्बेरस कर गया आपको? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राजेंद्र पाल गौतम जी चूंकि एमएलए भी हैं, पार्टी के शीर्ष पद पर हैं। एमएलए तो नहीं है वो। अच्छा, तो मेरी जानकारी गलत वो पता है कहाँ से आए हैं? आम आदमी पार्टी से हैं। मैं अब जानता हूँ आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे, केजरीवाल के खास लोगों में थे। हाँ, तो ठीक है। मैं ये बात जो है नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ से आए हैं। वो हमारे कांग्रेस पार्टी के क्या अभी कांग्रेस के सम्मानित कल्चर में ये अध्यक्ष हैं। लोग घुल नहीं पाए? ये तो ब्रजेश पाठक जी से पूछ लीजिए, वो भाजपा में जाके घुल गए हैं क्या? तो कम से कम किसी के दरवाजे पे जाके उन्होंने ये तो नहीं किया। मैं तो ब्रजेश पाठक को हर दरवाजे पे देखता हूँ। आप कह रहे हैं किसी के, मैं तो लखनऊ के हर दरवाजे पर देखता हूँ ब्रजेश पाठक जी फोटो खिंचवाने जाते रहते हैं। अब आप उस पर वितंडावाद खड़ा कर दें, आप मतलब मीडिया, तो ये सिर्फ इतना ही है। आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बीएसपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो? हमारी अंडरस्टैंडिंग समाजवादी पार्टी और इंडिया के साथ है। तो इंडिया ये क्या मजा लेने गए थे मायावती के दरवाजे पे? नहीं, ये चुहलबाजी में? ये गैर राजनीतिक कदम था और ये नहीं होना चाहिए, मैं फिर कह रहा भाई हूँ। एक बात बताइए। और इसमें तनुज पूनिया एंग सांसद, उनका तो देखिए उनको किनारे करिए। अच्छा, क्योंकि वो उनके तो पापा प्रोटोकॉल ने में चले। आज तक तनुज पुनिया जी के पिताजी पीएल पुनिया जी मायावती के 3 बार प्रमुख सचिव रहे। हाँ बिना अपॉइंटमेंट लिए पुनिया जी कभी नहीं मिले मायावती जी से। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उनका बेटा जाके दरवाजा पीट रहा है कि खोलो, हम मिलने आए हैं। हाँ, मैं इसका जवाब दे। ये देखिए, बदतमीजी है सर। नहीं, देखिए क्या है, पीएल पूनिया जी सिर्फ ये बदतमीजी है। मायावती जी के प्रमुख सचिव नहीं रहे, और भी कई मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव रहे। मुझे लगता है कि और तनुज उनको- पुनिया को तो कम से कम सार्वजनिक क्षमा याचना करनी नहीं, चाहिए तनुज मायावती से। पूनिया जी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रोटोकॉल में गए थे। भाई कहीं पर मायावती जी जा रही होंगी तो पीएल पूनिया जी अगर उनके प्रमुख सचिव थे, तो आप वो चाहते हैं कि ये राजेंद्र मायावती गौतम जी पर से थोड़ी कार्रवाई हो? पूछते कि आप यहाँ आप क्यों चली राजेंद्र आई, मैं गौतम नहीं पर जाऊंगा। कार्रवाई की मांग करते हैं? जी, आप चाहते हैं गौतम पर कार्रवाई हो? नहीं कार्रवाई, नहीं। ये देखिए क्या है, राकेश ये- त्रिपाठी। नहीं, ये कोई ऐसी Thank you, भूल सर। नहीं है। ये क्या है, इसको उतावलापन कह सकते हैं आप, या गैर राजनीतिक कदम कह सकते हैं। इसके अलावा कोई इसमें और बात नहीं, ना किसी को इसका और कोई अर्थ निकालना समाजवादी चाहिए। पार्टी को इंडिया धोखा तो नहीं गठबंधन देना के चाहते हैं, साथ कहीं ये मनसा तो नहीं इंडिया है? गठबंधन अपना निर्णय लेती है और मायावती जी के ठीक, thank you। साथ अलायंस की कोई ना धन्यवाद। हमारी मैं बात है, राकेश ना हम त्रिपाठी जी को उसको कहीं आमंत्रित से करता हूं तोड़ना इस पर चाहते हैं, चर्चा जो में। इंडिया गठबंधन। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। आपको कैसा लगा जब आपने ये पहली बार सुना कि कांग्रेस पार्टी के 4 दिग्गज नेता जाके मायावती का दरवाजा पीट रहे हैं कि खोलो दरवाजा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हमें मिलना है, आपकी उम्र हो गई है? ये राजनीतिक शिष्टाचार है कांग्रेस का? मैं अभी उमाशंकर पांडे जी को सुन रहा था और उमाशंकर पांडे जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने बार बार मायावती जी का अपमान करने की चेष्टा की, जो ये कह करके कि उनकी उम्र हो गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कह करके वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। मायावती जी पर व्यक्तिगत तौर पर हमला कर रहे हैं। कोई ये बात कहे बार बार कि सोनिया जी की उम्र हो गई है, सोनिया जी बीमार रहती हैं, राहुल गांधी की उम्र हो गई है, राहुल गांधी जी बीमार रहते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की चेष्टा होगी।
आप किसी भी पार्टी के नेता के बारे में इस प्रकार की अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो उस पार्टी के सारे समर्थकों की भावनाओं पर भी कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। यह अधिकार आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में। दूसरी बात, इन्होंने दूसरा ठीकरा फोड़ा मीडिया पर कि मीडिया बात का पतंगड़ बना रही है। अरे भाई, आप काम ही ऐसा कर रहे हो, आप काम ऐसा करोगे, किसी के दरवाजे पर बिन बुलाए मेहमान जाकर के पहुंच जाओगे और उसके बाद अपमानित होगे तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी ना। और ये चर्चा जब हो रही है तो आपको आज बिना किसी इब्बट के क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी कि हम ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे कर रहे थे और सबके सामने पकड़े गए। सच बात यही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो चालू पार्टी के चिरकुट नेताओं वाला बयान बार बार शायद हमें लगता है वो बुरा लग जाता होगा, इसलिए बसपा के साथ कुछ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आपने इतने समय से सार्वजनिक जीवन में है, पंजा दिखा दिया। आपने कभी ऐसा सुना कि सीनियर लीडर इस तरह से किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर दरवाजा पीटते हैं? मैंने कभी नहीं देखा, इस तरह का तो होना भी नहीं चाहिए, ये सार्वजनिक शिष्टाचार नहीं है। जिस तरह का आचरण किया, और हम तो मैं जानता हूं आज। अब एक तीसरी बात देखिए, उमाशंकर जी अपने पार्टी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है वो जानते नहीं है। कह रहे हैं कि वो भोजन करने जा रहे थे। बेहतर था उमाशंकर पांडे जी के घर भोजन करने चले जाते, तो शायद बेहतर होता कि एक ब्राह्मण के घर भोजन करने जाते तो एक सामाजिक समरसता का संदेश भी चला जाता कि कोई दलित एक ब्राह्मण के घर भोजन करने गया, और राजेंद्र गौतम जी के बारे में ठीक ढंग से उमाशंकर पांडे जी भी जान भी जाते। पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेताओं के साथ कनेक्ट कैसा है, यह आपकी डिबेट में आज पूरी तरह से खुल गया है कि अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कोई बेसिक जानकारी पार्टी के प्रवक्ताओं अच्छा, मैं कहता हूं चलो राजेंद्र गौतम को नहीं पता, वो आम आदमी पार्टी से आए हैं, कहां से आए हैं, वो आम आदमी पार्टी से आए, उन्हें नहीं पता। लेकिन तनुज पुनिया का तो भी पता था। भैया, पापा तो हमेशा टाइम लेके गए मिलने और बेटा दरवाजा पीट रहा है कि खोलो। नहीं, पूरी तरह से नहीं, वो पूरी तरह से। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समझ रखने वाला सामान्य कार्यकर्ता जानता है कि मायावती जी जैसे बड़े कद के नेता से कोई बिना अपॉइंटमेंट मिलेगा, कोई बिना बातचीत किए मिलेगा। अरे कांग्रेस पार्टी में ये मिलकर के दिखा देना, राहुल गांधी से उमाशंकर पांडे स्वयं ये पार्टी में राहुल गांधी से खुद मिलकर के दिखा दें बिना अपॉइंटमेंट पे। अपनी पार्टी के नेता से बिना अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाएंगे और चले गए मायावती जी से। मायावती जी को क्या समझाया? आप इतना तिल मिलाए हुए क्यों हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। और कहेंगे एक टोकरी भाई, कांग्रेस वाले गए मायावती से मिलने, तकलीफ में राकेश त्रिपाठी क्यों हैं? नहीं, हम तकलीफ में नहीं है, झूठ जो बोल रहे हैं, मायावती जी को अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। हमें इस बात की तकलीफ है। राजनीति में एक पारदर्शिता रहनी चाहिए, सूचिता रहनी चाहिए। थैंक यू सर। आपने गलती की है, आप चुपचाप मिलकर के गठबंधन करने की चेष्टा कर रहे थे, स्वीकार करिए इसको। तो क्या करेंगे, माफी मांग लें? अगर आप 10 मिनट नहीं सर, अभी नहीं दे पाऊंगा, अपनी बारी में दूंगा। हाँ, मांगनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए थी। ओके, मैं फराज किदवई साहब को आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा में। फराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपको दबाव में लेने की कोशिश थी या फिर ये वाकई में कोई कांग्रेस पार्टी कोई सीरियस इफर्ट कर रही है बीएसपी को भी आपके अलायंस में लाने की? और अगर ऐसा इफर्ट कांग्रेस कर रही है तो क्या समाजवादी पार्टी को स्वीकार है? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक दबाव की बात है तो इस दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को दबाव में ले ले। दबाव में तो आने वाले वो नहीं हैं, मैं जितना उनके बारे में जानता हूँ और आप भी जानते हैं। और कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है। 2024 में हम लोग साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया है कि हम आगे भी कांग्रेस के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस को भी मुझे लगता है पूरी तरह से ये एहसास है कि समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ तो उनके तोहफे के तौर पर हम लोगों ने राहुल जी को भी जिता करके भिजाया पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश से। तो ये तो आपने जिता के भिजाया? नहीं, 2019 में हमारा गठबंधन नहीं था ना, 2019 में तो अकेले लड़े थे कांग्रेस। तो हमारे गठबंधन के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी भी चुनाव जीते जी। अब रही बात तनुज पुनिया जी की, देखिए मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूँ। आदरणीय पीएल पुनिया जी को भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। आदरणीय पीएल पुनिया जी बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। अरे मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, नहीं, सम्मान के अलावा जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो उनको प्रमुख सचिव के रूप में कवर किया हूँ। जी जी जी, तो मैं उस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड तो बेटा ने ऐसे कैसे कर नहीं, तनुज जी जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं और अभी उनका पहला टर्म है। मुझे लगता है कि इनके जो एससी सेल के जो चेयरमैन हैं वो उनके साथ चले गए। ये इमेच्योरिटी थी?
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, सीधे हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और हमें क्या सीधे आदमी को ये नहीं पता होने जा रहा कि वो क्या करने जा रहा है? देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आज जैसे राहुल गांधी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गद्दार बोला, तो मीडिया को एक मौका मिल गया। तो कभी कभी पॉलिटिक्स में ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन एक चीज़ तो देखना ये पड़ेगा। कदम ठीक था उनका या नहीं? नहीं ठीक तो मैं कैसे कह दूं ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था। क्यों नहीं ठीक था? एक इफर्ट किया, देखभाल करने गए। नहीं भाई अभी अगर किसी का हालचाल लेने के लिए आपने दरवाजे पे बेल बजा दी और कहा भैया मुलाकात हो तो करा दो, तो कौन सा गुनाह कर डाला जो आप इतने घबराए हुए हो? अच्छा, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक हो तो क्या उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं खटखटाएंगे। वहां तक पहुंचने में भी कठिनाई है, तो खटखटा भी नहीं पाओगे, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। उसके पहले खटखट हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन ब्रजेश जी, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को हराना है, और उसके लिए हम लोगों को तो इस तरह हराना है जैसे मैं राजेंद्र उसी गौतम पे और आ रहा हूं, मैं उसी पे आ तनुज रहा हूं। पुनिया। जब महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आए थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमको हार से सीख लेकर के आगे बढ़ना है। एक बात तो मैं बोलूँगा कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे ब्रजेश जी, तो अगर नीतीश कुमार जी को ठीक से हैंडल किया गया होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते लोकसभा में। जो पार्टी क्लेम कर रही थी कि हम 400 सीटें लाएंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश में पटखनी दे करके मजबूर कर दिया कि वो बैसाखी की सरकार बने। अच्छा, अखिलेश जी से मिलने अगर ये लोग इस तरह जाते तो? नहीं, देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो मैं दिल जानता हूँ, मिल लेते हो? वो किसी से भी मिल लेते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमारे नेता हैं, बहुत ही सिंपल लिविंग में वो आपने देखा होगा। तो आपका कहने का मतलब मायावती एरोगेंट हैं, नहीं मिलती हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा कि वो एरोगेंट हैं, लेकिन मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजी में एक वर्ड है, वो तो बीएसपी की मुझे बहुत अपील नहीं करती है। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहा है दुकान पे जाके, आप समझिए। तो आप ये मानते हैं ठीक किया राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया ने? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक किया। मैं कब बोल रहा हूँ ठीक किया? तो आपने भर्त्सना भी नहीं की? मैं बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं किया, ये तो मैं भाई, बोल ये रहा तो हूँ ना। सिक्योरिटी को भी उन्होंने खतरे में डाला ना। एक एनएसजी प्रोटेक्टी, जेड प्लस प्रोटेक्टी, एएसएल प्रोटेक्टी को दरवाजा जाके पीट रहे हो। हाँ, तो मैंने आपको बोला That is wrong. कि ये अवॉइड किया जाना चाहिए था। और रही बात, जैसे आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे मुझे में तो बोला, देवकी नंदन जी दिखा रहे थे, कमांडो भी आ गया था ना बाहर, क्यों हैं? नहीं, कमांडो तो बाहर रहते ही, गेट के सामने तो अरे रहते वो ही। वाले आ गए थे, हाँ। एनएसजी वाले भी, आप ही तो बता रहे थे। जी बोलिए। जी जी, तो आपने अभी देखा होगा कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी कहीं दौरे पे जा रहे थे तो एक जगह रुक करके वो चाय भी पीने लगे। तो उनकी जो आज की मैं इसीलिए उनको भावी प्रधानमंत्री बोलता सर थैंक यू सर, आप सुन लीजिए, बहुत बस 20 शुक्रिया सेकंड, सर। 20 सेकंड। अरे जाने दे सर, आउट ऑफ कंटेस्ट आप बात करें। बहुत शुक्रिया, किसी और दिन ये वाली बात कह दीजिएगा, नंबर बढ़ेंगे तब। मैं के गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, मायावती जी के सहयोगी भी रहे। तो गौतम जी, जब आपने पहली बार ये खबर सुनी तो आपको कैसा लगा कि कोई व्यक्ति या कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता, उसमें भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, उनके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बेटा जाके दरवाज़ा पीट रहे हैं कि खोलो हमें मिलना है? ये मतलब आपको कितना असहज करने वाला था ये? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी अमर उजाला में मैंने पढ़ा है जी। ये जो घटना बता रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि सुश्री बहनौती जी बहुत बड़े लीडर हैं और देश की बहुत बड़े लीडर हैं, अनुसूचित जाति समाज की, बहुजन समाज की बड़े लीडर हैं, अनुशासन के लिए प्रत्येक माने जाती हैं। और सिर्फ पूनिया जी के जो पीएल पूनिया जी, मुझे याद है एक बार बहन जी, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था इलाहाबाद में, 12 विधानसभा में अम्बेडकर गांव जांच करने गई थी, तो पूनिया जी बहन जी साथ साथ गाड़ी में हेलीकॉप्टर उतरे और मैंने इनको लेटर दिया था, और लेटर पढ़कर तुरंत एक पीडीओ को सस्पेंड कर दिया। दूसरी बात, सुश्री बहनौती जी एक बड़ी लीडर है, और जो हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं या तनुज पुनिया जी पढ़े लिखे हैं, जवान है, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री भी थे आप पार्टी में। और पुनिया जी तो भाई के पिताजी तो दो बार राज्यसभा से अनुसूचित जाति आयोग इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, वो सब है। ये कुछ घटनाएं, कुछ कंफ्यूजन ऐसे कुछ मुझे महसूस होता है, ऐसा क्यों हुआ, अब मुझे मैं इससे ज्यादा। आपको क्या लगता है कि ये करना उचित था जो उन्होंने किया राजेंद्र गौतम और पुनिया ने, या फिर आप मानते हैं कि ये अशिष्टता थी और ये तरीका नहीं था, या फिर ये लोग
कोई पैगाम लेके गए थे राहुल गांधी का? अब देखिए, मैं तो मानता हूं कि सुश्री बहन मावती जी से मिलने के लिए फोन किया जाता ऑफिस में गंगाराम कभी मिलते हैं और कभी मेवालाल मिलते हैं और कभी बिंदे मिलते हैं। उनसे समय लिया जाता है, ये मित्तल जी समय लिया जाता है, बहन समय देती बात करती हैं। और अगर बहन जी ने समय मांगा होगा तो हो सका समय ना मिला हो, कोई कारण से विशेष परिस्थितियां होती है या नहीं बिना नहीं, कारण से आए उन्होंने थे, क्लियर मुझे किया सब जगह राजेंद्र गौतम मुझे ने, तनुज मालूम ने, नहीं। कि हमने कोई टाइम वाइम नहीं मांगा था। हम तो सोचे कि चलो मिल लेते हैं, तबीयत कैसी है पूछ लेते हैं। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारी बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक पूरा दुनिया को जानता, पूरा जानता। हम तो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो आपको मैंने कई बार बताया था कि बहन जी से मुझसे 400 बार मुलाकात भाई, 400 बार लिखा पढ़े, 400 बार। थैंक यू सर। गौतम जी कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देवकीनंदन मिश्रा उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देवकी जी आपका स्वागत। तो आप इसको क्या मानते हैं, ये कोई सधा हुआ सोच समझकर उठाया गया कदम था जो राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया ने उठाया, या फिर ये लोग एक अपरिपक्व नेता हैं, चूहलबाजी में गए और कांग्रेस की फजीहत कराए? नहीं, मैं इसे चुहलबाजी और अपरिपक्व नेता तो नहीं मानूंगा। देखिए, मायावती जी के बारे में पहले हम थोड़ा बता दें। मायावती जी जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी हम लोगों ने देखा था, और आज की तारीख में भी मायावती का बाकायदे प्रोग्राम जारी होता है। डेली राष्ट्रपति भवन में जैसे राष्ट्रपति जी का जारी होता है प्रोग्राम कि आज कौन कौन मिलने आएगा, इस तरह का बाकायदे प्रोग्राम उनका निकलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी नेता से बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी के मिलने का जाना ये तो कतई तौर पर उचित नहीं है। लेकिन इसमें मुझे कांग्रेस का कुछ गेम प्लान नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 में दलित वोट करीब 40% के आसपास वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ था। करीब 40% वोट शिफ्ट हुआ था 2024 के इलेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2027 में भी बना रहे। इसकी वजह से आप देखिए, गया कौन है? राजेंद्र गौतम जी गए हैं जो दलित सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तनुज पुनिया जी गए हैं जो उत्तर प्रदेश के दलित सेल के अध्यक्ष हैं और दलित सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, और पीएल पुनिया दलित सांसद रहे हैं और मायावती जी के 3 बार प्रमुख सचिव रहे हैं। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा गेम प्लान है कि मायावती जी 2 दलित नेता गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मायावती जी नहीं मिली, ये मैसेज ट्रेवल कराने का है। अच्छा, फोटो भी इन लोगों ने खुद खिंचवाई। और देखिए, गेट राकेश त्रिपाठी मुझे बता रहे थे कि फोटो भी ये लोग खुद खिंचवाए। नहीं, वो तो इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ तो फोटोग्राफर आज की तारीख में तो एक छोटा सा नेता है, वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर लेकर के चलता है। तो इन लोगों ने फोटो भी खिंचवाई और इन्हीं लोगों ने इसको पब्लिसाइज भी किया। ऐसा नहीं है कि कोई वहां मीडिया कर्मी था और कोई मीडिया के लोग वहां बुलाए गए थे, उन्होंने कुछ इसको कैप्चर किया। तो शुरुआत यहां से होती है। इससे साफ होता है कि ये पूरी तरीके से इन दोनों नेताओं को, मैं ये नहीं कहता हूं कि राहुल गांधी का कोई संदेश लेकर के गए थे वो, लेकिन इन दोनों नेताओं की पूरी प्लानिंग थी और पूरा प्लान्ड वे में मायावती जी के दरवाजे पर सपा पर दबाव बनाने की कोशिश है। यह भी एक कोशिश हो सकती है कि समाजवादी पार्टी पर इससे दबाव भी बन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा दलित वोटों का सारा खेल है। आप देखिए, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, किसी ने सबने मायावती जी की तारीफ करी है। कोई ऐसा नहीं है जो लेकिन मायावती के दल में सिर्फ यहाँ तो कोई नहीं है। के गौतम जी भी बसपा में आज की तारीख में शायद नहीं है, और पांडे जी कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के ये हैं, त्रिपाठी जी बस भाजपा के हैं, लेकिन सारे लोग मायावती का सम्मान करते हैं। क्यों? ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ दलित वोटों को लेकर के है। मायावती जी का दलित वोट किस तरीके से हमारी तरफ आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सारा गेम प्लान इसी का है। और अगर मान लीजिए मायावती जिस तरीके से इलेक्शन में उनका जो वोट डिटोरिएट कर रहा है, गिर रहा है, सबको ये चिंता है कि हम इसको ग्रैब कर लें। अच्छा, मान लीजिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि ये बहुत सुनियोजित प्लानिंग थी कांग्रेस पार्टी की, ये इन लोगों ने अपने लेवल पे की कि ऊपर से पूछ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि ये राहुल गांधी का कोई संदेशा नहीं रहा होगा, ये इन लोगों ने अपने लेवल पर किया होगा। आप देखिए, आपने कहा ना कि ये नोटिस जारी की गई है,
कहाँ नोटिस जारी की नहीं, गई? पांडे जी ने मना कर दिया। नोटिस नहीं जारी की गई। मतलब कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये पता होगा, और ये एक समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि ये जुट बना के पूरी प्लानिंग करके ये राजनीतिक अपराध कारित करने के उद्देश्य से गए होंगे। अब इसको अगर राजनीतिक, तहरीर लिखानी हो तो यही लिखाया जाएगा। अब इसको राजनीतिक अपराध कहा Thank you, जाए sir। या कोई, वीरेन आपने जी जो भी आ गए, सर। पहले जो शब्द कहा वो बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कि ये लोग कहाँ से कहाँ निकले और क्यों दरवाजा जाके पीट रहे थे, और क्या परेशानी थी इनको? भाई अगर मिलना था तो टाइम लेके जाते। ऐसे कोई तरीका होता है कि किसी के दरवाजे पे जाओगे भैया, ऐसा ड्रामा करोगे, फोटो अलग से खिंचवा लोगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने ये बहुत बचकानी हरकत की है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है जिससे उसकी शादी चल रही है उससे वो तलाक चाहती है, और वो चाहती कि तलाक बहुत गुपचुप हो, कोई जानने ना पावे, जिससे कि वो नई जगह फिर से जो है नई शादी कर सके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मायावती का जो दफ्तर है वो 300-400 मीटर की दूरी है मायावती के घर के बीच, और कांग्रेस का कार्यालय है। इतनी गर्मी पड़ रही है, 44-45 डिग्री तापमान है, पैदल कोई नेता बिना उद्देश्य के जाएगा ही नहीं उस रास्ते से, वो भी इतने बड़े नेता जो गाड़ी में जा सकते हैं। तो ये गए तो थे उधर है, अब बहाना मार रहे हैं, पान खाने जा रहे थे, खाना खाने जा रहे थे, ये सब तो बहाना है। ये गए थे मायावती के यहाँ मिलने के लिए। अब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, रायबरेली में है, अमेठी में है, ऐसे समय में गए तो कुछ तो बात होगी जरूर। अब आप इसको समाजवादी पार्टी के साथ धोखा मानिए, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करावे, या ये माना जाए कि ये दाना डाल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि लोकसभा में भी कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा था नेताओं का जो चाहता था कि सपा के बजाय मायावती के साथ गठबंधन किया जाए, सीटें ज़्यादा मिलेंगी। वो धड़ा आज भी यही है और वो कुछ भी कर सकता है। ये तो मायावती ने इनको लोकसभा में घास नहीं डाली, हालांकि वो खुद शहीद हो गई इसी चक्कर में, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों से हाथ नहीं मिलाया। और फिर ये गठबंधन में इंडिया वाले में समाजवादी के साथ रहे। तनुज पुनिया के पिताजी की बॉस रही है मायावती, उनके पिताजी प्रमुख सचिव थे, तो उनका बेटा बेझिझक कैसे चला जाएगा जब पिता नहीं गया बिना पूछे? तो ये तो बात देखिए कुछ है, लेकिन अब हो सकता है कि पहले ये कहीं से इधर उधर से बात कराए हो, मायावती इन मौके पलट गई हो, कहें आज ना मिलेंगे जाओ, ये भी हो सकता है। पहले रहा होगा कि लखनऊ आएंगे तो मिल लेंगे, बाद में वहाँ से गलत उल्टा मैसेज आ गया हो, क्योंकि बड़े नेता हैं, सांसद भी उसमें शामिल हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का विश्वास इससे डगमगाना चाहिए। उनको कांग्रेस के नेताओं की इस हरकत का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन के साथ धोखा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखो कैसा गेट घेरे हैं, देख रहे हो ब्रजेश जी? मुझे आज एक और बड़ी दरवाजा आश्चर्य पीट रहे बात लगा खोलो कि राकेश त्रिपाठी ने मायावती की आज बहुत तारीफ की। बीजेपी मायावती के लिए इतना प्रेम रखती है, ये बात काफी अच्छी लगी सुनकर कि वो विपक्ष के नेताओं का काफी सम्मान करते हैं। काफी दिनों के बाद असल में आपके कानों में शहद गया होगा बीजेपी वाला। हाँ, तो अभी ये सारा वोट तो खींच लिया लगभग उनका, हाँ, थोड़ा बहुत बचा है। ऐसा लगता है कि इनकी नज़र उस पर भी है कि जो बीएसपी के पास 9-10% वोट का शेयर है वो बीजेपी में किसी तरह से लाया जाए। और अरे उमा शंकर से लड़ने लगे राकेश त्रिपाठी, तुम कैसे गए, तुम कैसे गए? अरे भाई क्यों नहीं जा सकते वहां पे? भाई ये तो अरे आपका कोई एकाधिकार है? जैसे रोड पर कोई दूध का टैंकर पलट गया,
अब बाल्टी कोई भर रहा है, कोई गिलास भर रहा है, कोई बोतल भर रहा है। तो वैसे हाल हो गया मायावती के वोट बैंक को लेकर। कभी बीजेपी दावा करती है, कभी समाजवादी पार्टी करती है, कभी कांग्रेस करती है, बहुत सारे चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने कहा था कि राजनीति के चरित्र की बस एक ही खूबी है कि उसका कोई चरित्र नहीं होता। तो ये लोग उसी खूबी से ग्रसित हैं। वैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी से थोड़े से बड़ी है। मायावती विधानसभा में एक विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं। मेल मिलाप और बगल बगल कार्यालय और आवास भी है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। लेकिन आज बवाल नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुराई है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई या तो एनओसी ले लो त्रिपाठी जी से और या टाइम दे के जाओ। देखिए सबके लड़ रहे थे अपना भैया, वोट मतलब बैंक है, बसपा के पास है, सपा मैं के पास रोकता है, ना तो भाजपा पांडे के जी को पास धर है। धर पे थे। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस खुद वेंटिलेटर पे है, वो दूसरे का सहारा कैसे देगी, हाल चाल पूछने कैसे जा पाएगी। वो तो इस चक्कर में है कि कहीं लदें तो कुछ ऑक्सीजन बढ़े। ये कांग्रेस इसी चक्कर में है। किस पे लदान है भैया जी? लदान किसके ऊपर है? अब कोशिश तो देखिए जारी है। देखिए कांग्रेस के लिए एक चीज कही जाती है कि कांग्रेस अमर है, कांग्रेस कभी मर नहीं सकती है। ये तो मैं भी मानता हूं। उसके दोस्त हमेशा बने रहेंगे और गुण जो है वो लौट लौट कर आते रहेंगे। और कहते हैं ना कि निर्णयहीनता, ढीलापन, दो मुहापन, पूर्वाग्रह, ढोंग, दिखावा, ये सब जो सस्ती आकांक्षाएं और लालच हैं, उसी का नाम इस देश में लोगों ने कांग्रेस रखा, खासतौर से बीजेपी ने। तो एक शेर सुनिएगा और इससे आनंद लीजिएगा। जी जी, आज पूरी डिबेट ही आनंद में है। इसमें और आनंद है आज के नया शेर कि माना कि सौदागरों में जरा भी रहम नहीं होता, पर ताकीद रहे नफरतों से प्यार कम नहीं होता। ये कांग्रेसियों ने कहा वहां जाकर। जी। अब पालिश उतारने को आमादा शख्स याद रहे और झूठ की आंधी में सच का वजन कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन इस बारे में हमें अवगत कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर ये खबर आई और आप लोगों ने दिल्ली जब खबर दी, तो पार्टी में कोई मंथन हुआ कि इस गलत मूव को आगे से न दोहराया जाए, इनको कम से कम वार्निंग तो दी जाए? ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ऐसी कोई बात दोबारा ना हो, इस बात की कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्शन से संदेश अच्छे नहीं जाते। और मुझे लगता है राजेंद्र पाल जी सीनियर लीडर हैं, उनको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे मीडिया आपकी तरफ निगाह लगाए बैठी है और ज़रा भी आप मौका दोगे, आपकी छोटी सी कोई ऐसी बात आई तो मीडिया उसको ले उड़ेगी। खास करके राकेश त्रिपाठी जी जैसे लोग। और आदरणीय ब्रजेश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राकेश जी से फ़ोटो मत मंगवाइए। आपने राकेश जी से फ़ोटो मंगवाई और राकेश जी जो चिल्लाए, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे आज का उत्तर प्रदेश का इस डिबेट को देख के जो दलित समाज है, एक बात तो समझ गया कि भाजपा का मायावती जी के घर पर मजबूत पहरा है। और जब कांग्रेस के 2 लोग गलती से ही सही मान लीजिए वहाँ पहुँच गए तो इनको बड़ी पीड़ा हो गई। ये दलित समाज समझे। मैंने एक बार भी ब्रजेश जी ये नहीं कहा कि मायावती जी की उम्र ज़्यादा है या वो बीमार हैं। मैंने कहा राजेंद्र पाल गौतम जी ने ऐसा कहा कि वो पुराने परिचय के आधार पर वो मायावती जी की प्रति शुभेच्छा रखते थे, वो मिलने चले गए। लेकिन ये राजनीतिक गलती थी, मैंने ये भी कहा। हमने नहीं कहा, हमने तो कहा कि
आदरणीय सोनिया गांधी जी और मायावती जी दोनों में आत्मीय पांडे जी, संबंध मैं है, आपको दोनों इंटरप्ट की कर रहा हूं बीच बातचीत में। होती रहती है। आप बार बार और उसी कांग्रेस कर्सी में वो चले गए। एक सवाल ले लें। जी जी। आप कांग्रेस के दलित सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार डिबेट में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो राजेंद्र गौतम नहीं, को। नहीं, नहीं। आप बार बार उनको नसीहत दे रहे हो। नहीं, मैं आप बिल्कुल- प्रदेश के प्रवक्ता हो जी। और राष्ट्रीय पदाधिकारी को 4 बार नीचा दिखा चुके हो, ये क्या तरीका है? आपने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने मायावती जी का दरवाजा खटखटाया फोटो में, और वीडियो एक दिखा दीजिए। नहीं, वो जो उनके मेवालाल जी थे उनसे उन लोगों ने समय मांगा था और उन्होंने मना कर दिया था। वहीं पर जाके अगर उनको मिलना था वो फोन करके पूछ लेते। ये एक ऐसी जो इतना बड़ा वितंडावाद फैल गया वो नहीं होता। मैं वो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मीडिया इन सब ऐसे मुद्दों ये की पांडे ताक झांक पे त्रिपाठी जी रहती। अच्छा, मुझे एक चीज राकेश ये त्रिपाठी तिल का- मिलाए राकेश त्रिपाठी को। हाँ, मिलने ये गए कह रहे आपके बिन नेता, बुलाए मेहमान। मिलना था मायावती को, घर था मायावती का, और गुस्सा में कौन है? राकेश त्रिपाठी। दलित समझ गया कि बीजेपी दलित विरोधी आज भी है और मायावती जी पर मजबूत पहरा लगा रखा है। और मैं एक बात बताऊं ब्रजेश जी, बिन बुलाए मेहमान से मुझे याद आया, इनके प्रधानमंत्री हैं जो कहां से उड़े थे और कराची जाके सीधे उतर गए थे। अपॉइंटमेंट लिया था नवाज शरीफ से। मतलब निमंत्रण नवाज शरीफ था। की तुलना आप मायावती से नहीं कर नहीं, रहे हो? मैं बता रहा हूं, मैं भाजपा को कह रहा हूं, माया यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मत जोड़िए। आप ही जैसे तो कर दे रहे हो वहाँ- उदाहरण। नहीं नहीं, बिन बुलाए मेहमान मोदी जी थे, कह रहे ऐसा होता है। अरे हुआ ना भैया, उतरे उड़े थे, काबुल में पहुंच गए कराची, तो ना कराची आमंत्रण को ना आप तुलना करते हो निमंत्रण मायावती ना की आवाज से। अपॉइंटमेंट। भारत का सिर झुका दिया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने इस अपरिपक्व निर्णय से, और वहां के आतंकवादियों को उन्होंने क्या दे दिया था? सर्टिफिकेट दे दिया था कि आप आतंकवादी नहीं हो, आप मोदी के मित्र हो। बिन बुलाए मेहमान इसको कहते हैं। देशद्रोह की घटना थी ये। और इसको क्या है जो बिन आपके बुलाए नेताओं ने किया? नरेंद्र मोदी कराची उतर गए थे। Thank you, sir. और ब्रजेश जी, ये कोई गेम प्लान नहीं है। राकेश त्रिपाठी कई जी, बार आपने कहा, सर, मैं धन्यवाद, सुना, सर। ये कोई गेम प्लान Thank नहीं you. है। और ये सिर्फ एक Thank you, था sir. कि वो अपने पुराने परिचय के आधार पर गए थे। वो बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। नहीं, राजेंद्र पाल कांग्रेस गौतम का पार्टी के मायावती से कोई SC राब्ता नहीं है, ये आप डिपार्टमेंट जबरदस्ती के कह रहे हैं। चेयरमैन Thank you, हैं। sir. और वो एक देखिए खुले दिल के राकेश लोग कई त्रिपाठी बार जी, गड़बड़ी करते राकेश जी, हैं, और ये सिर्फ Thank you, sir. इतनी सी धन्यवाद, बात है। sir. Thank इसका you. कोई आगे Thank पीछे you. कोई थैंक यू, धन्यवाद। अर्थ नहीं है। राकेश जी, मिलने गए थे कांग्रेस पार्टी के दलित नेता, वो भी राष्ट्रीय नेता गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे। जिनसे मिलना है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस और बीएसपी के बीच का मामला है। आपका क्या काम है बीच में? आप क्यों तिल मिलाए हो भैया? देखिए, जैसे कोई भी राजनीतिक घटना होती है ना, तो उस पर हर राजनीतिक दल की अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। अभी मैं जब देवकी नंदन जी को सुन रहा था और देवकी नंदन जी ने कहा जब ये गेम प्लान है, तो मुझे निश्चित तौर पर एक बहुत अपनी घटना स्मरण आ गई। बहुत मौजूद किस्सा है, मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी सुनना चाहिए कि मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है। मॉडस ऑपरेंडी शब्द का इस्तेमाल भी अभी इस डिबेट में हुआ। वो मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है? अधिवक्ताओं में एक ऐसे अधिवक्ता थे जो एक सीनियर एडवोकेट के चैम्बर के बाहर जाके खड़े हो जाया करते थे, और सीनियर एडवोकेट कहीं अगर बहस के लिए बाहर गए हुए हो, अपने चैम्बर से बाहर हो, और कोई मुवक्किल उनसे मिलने आया करे, तो वो कह देते थे उनसे कि वकील साहब बीमार रहते हैं, आजकल कोर्ट कचहरी आ नहीं पाते हैं, उनके सब मुकदमे हम ही देखते हैं, मुकदमा हमें दे दीजिए, वो वकील साहब की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है। तो कुछ कई बार इस तरह से मुकदमे का तो झटक भी लिया करते थे। तो मुझे ध्यान में आ गया ये सच्ची कि कहीं घटना ऐसा बता तो रहे नहीं हो? कि तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम आज जाकर के ये स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे। ये सच्ची चेष्टा घटना कर है? रहे थे। ये सच्ची नहीं, ये घटना सच्ची है? घटना है, ये सच्ची घटना है। और उसके बड़े, ये सच्ची घटना है, इसके बड़े किस्से इसके बड़ी चर्चित रहा करते हैं। इसके किस्से बड़े चर्चित रहा करते हैं कचहरियों में, कि ऐसी भी वकालत किया करते थे कुछ लोग। तो इसी तरह का आज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हालचाल पूछना होता तो उमाशंकर पांडे जी लखनऊ रहते सौभाग्य से हैं। ये अगर भी मायावती जी वकील के हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती तो ये पूछ इसीलिए लेते। तो राहुल जी इतना कल आए, बात राहुल जी आए हैं, राहुल जी भी पार्लियामेंट में रहे, मायावती जी से अच्छे परिचित है, वो जाकर के पूछ लेते हालचाल। हालचाल पूछना मनसा नहीं थी, जानबूझ करके दलित समाज के ही दो नेता जाकर के वहां स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे कि मायावती जी अब जानकारी गलत है। मायावती जी अस्वस्थ रहती है, इसलिए मायावती जी का दलित वोट बैंक अब कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाए। मुझे लगता है ये कहीं उसी प्रकार की चेष्टा थी। थैंक यू राकेश जी, मायावती शुक्रिया। जी तो नहीं, आपका इन्फॉर्मेशन गलत है राकेश जी। मायावती मैं जी फराज पार्लियामेंट किदवाई में जी नहीं को है। आमंत्रित गलत करता हूँ मत इस बोलिए। परिचर्चा में। पढ़ लिख के आया समाजवादी करिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज भाई, ये बताइए कि आपकी पार्टी क्या एक रीअलाइनमेंट में कोई इंटरेस्टेड है कि 2027 के जो चुनाव होंगे
उसमें संपूर्ण विपक्ष एक होकर बीजेपी से लड़े? आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, या जितना आपका प्रेजेंट फैमिली सेटअप है, एक्सटेंडेड फैमिली, वो पर्याप्त है आपके लिए? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज ही एक स्टेटमेंट आया है सीटों के बंटवारे को लेकर के कि हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी सीट जीती जा सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए एक स्टेटमेंट बोला कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल इस बात के लिए सीरियस हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी सरकार है, इसको 2027 में हटाना है। उसके लिए वो तैयारी जो है हम लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन के फौरन बाद करनी हम लोगों ने शुरू कर दी। सीट और जीत का आपका क्या तात्पर्य, थोड़ा स्पष्ट करें? सीट और जीत का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपको कहीं उससे चुनाव लड़ना है, आप कहेंगे कि नहीं हमको ए सीट से चाहिए। ये आप कांग्रेस को कह रहे हो? नहीं, हम एक जनरल बात, हाँ कांग्रेस से, ठीक है, तो कांग्रेस से भी कह रहे हैं, कांग्रेस से भी कह रहे हैं। ये समय ही ऐसा है कि हर कोई कांग्रेस को ही कह रहा है। नहीं, ये भी हमें कह सकते हैं भाई, ये कहेंगे कि हमको ये सीट चाहिए, हम कहेंगे देखिए आप यहां से आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप ये ले लो। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अब सवाल ये है कि रीअलाइनमेंट की बात, ये एक प्रवक्ता होने के नाते, देखिए मुझे, मैं फर्जी बात तो करूंगा तो प्रवक्ता होने के नाते आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि ये सीट तुम जीत रहे हो तो यहाँ लड़ोगे? ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट। ये तो आप वार्निंग दे रहे हो एक तरीके की, कांग्रेस देखो सोच समझ के बात करना, हमसे इतनी ही सीटें देंगे आपको। देखिए आप अगर हमको लड़ाना चाह रहे हैं दोनों प्रवक्ता, अच्छा, मैंने पूछा था ये सीट और जीत की बात, इस गवाही 4 लोग की दिलाता हूं अभी। मैंने पूछा था, सवाल तक नहीं किया, आप स्वयं से ये आज भरे बैठे थे कि आज कांग्रेस को सुनाना है ये 4 बात। नहीं, सुनाना नहीं है। देखिए कोई भी गठबंधन होता है तो दोनों पार्टी या 3 पार्टी या 4 पार्टी ये देखती हैं कि कौन कहां से जी। मैं नंबर ऑफ सीट्स की तो बात कर नहीं रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमें लगता है कि हम जीत सकते हैं तो हम कहेंगे यहां से। आप बार बार प्रेशर ये बनाना चाहते हो उमाशंकर पांडे पे कि सीट नहीं देंगे, हालांकि जब से सुने इनके चेहरे का रंग उतर गया है। नहीं, सीट देने और ना देने की बात तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, ना ये कोई प्रवक्ता डिसाइड कर सकता है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी डिसाइड करेंगे। सब कहे भी दे रहे हो और कह रहे हो डिसाइड भी नहीं करना। कितनी सीट देंगे, कितनी सीट नहीं देंगे, मायावती को लेना है नहीं लेना, फाइनल करो फिर। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी डिसाइड करेंगे कि उनको तो कांग्रेस ही फट करे। ये एक प्रवक्ता के बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी बात कह के आपके टीवी के उस पर तो पांडे जी फट करें, इनके लोग दोबारा जाएं दरवाजा खटखटाने। नहीं, पांडे जी को ये अच्छी तरह से पता है कि 2024 में जब गठबंधन हमारे साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हुआ था तो 400 सीटों का सपना देखने वाले 240 पर आ गए थे। सिंपल एक बात बोलूंगा बस 20 सेकंड, इनको कांग्रेस को भी ये पता है, हमको भी पता है। और एक शेर सुना दूं जो बोला था हमारे भाई ने कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौटाएगा माजी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। हम लोग की आवाजें मिल रही हैं, बस किसी को घर के बाहर ना पुकारो भैया, टाइम लेके जाओ। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ। के गौतम जी मौजूद है मेरे साथ। गौतम जी, क्या आपको लगता है कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पॉलिटिकल पावर से लड़ने के लिए इन सबको एक होना चाहिए या एक इकट्ठा होने की आवश्यकता है, तभी लड़ पाएंगे ये लोग? 5 उंगलियां मिलती है ताकत बन जाती है, संघ, इसको संघ कहा जाता है। तो ये पिछले बार जो पिछला चुनाव हुआ था, जब पूरा देश में बिल्कुल था कि 400 MP बन जाएंगे, लेकिन 400 MP नहीं, राहुल जी और श्री अखिलेश जी दोनों नेता ने संबंध किया और बीजेपी को नीचे धकेल दिया। इसी तरह से फिर संगठन बनेगा, भाईचारा बनेगा। ये कहीं से कुछ कंफ्यूजन है, ये मिलना जुलना कुछ कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन समझौता दूर हो जाएगी। और राहुल जी नंबर 1 के लीडर, अगर देश के लीडर नंबर 1 के लीडर हैं तो मोदी जी के साथ नंबर 2 पार्टियां हैं, एक राहुल जी का नेतृत्व और एक इनका नेतृत्व, दोनों का गठबंधन जो दोनों गठबंधन करते हैं, तो संघ से मिलने से ताकत बनती, राजनीति ताकत बनती। और ये पिछला उदाहरण भी है कि जब दोनों लोग मिले थे तो सपा भी फायदा हुआ और कांग्रेस भी फायदा हुआ। मेरा मानना है कि राहुल जी का तो जो आप ये सलाह देते हो कि इन सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, यही ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरा मानना है, बिल्कुल मिलकर, इंक्लूडिंग मायावती जी। नहीं, मैं इसमें भाई गठबंधन होता तो किसी में हो सकता है भाई। जैसे बीजेपी जो 30-35 पार्टियां मिलकर छोटे छोटे पार्टियां मिलकर थी, तो कांग्रेस भी छोटे। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। दोनों लड़ेंगे। गौतम जी शुक्रिया। देवकी जी को लाइए स्क्रीन। देवकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल मूव यूपी में हो सकता है कि इन लोग का अलायंस में मायावती की भी कोई जगह बन जाए? क्या अखिलेश यादव को स्वीकार होगा? कांग्रेस तो देखो तैयार बैठी हुई है, बस सिग्नल नहीं है तो विक्रमादित्य मार्ग से। देखिए,
मुझे तो नहीं लगता है कि ये हो पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं और मायावती जी बिना मुख्यमंत्री के तो मानने वाली नहीं है। तो ऐसा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा मुझे लगता नहीं है। देखिए, कांग्रेस का ये जो मूव रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है और कांग्रेस दलित वोट पर फोकस करने के लिए ये सब कर रही है। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया इस पर दी है। उसने ये नहीं कहा है कि ये समझौता करने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, उसने ये कतई नहीं कहा है। फराज जी ने भी नहीं कहा, अखिलेश जी ने भी आज नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि दलित वोट जितना ही कांग्रेस लेकर के आएगी उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिलना है। अकेले कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। दलित वोट जितना मायावती जी की तरफ से खिसकेगा उसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को होगा। और बीजेपी की चिंता यह है कि बीजेपी के साथ दलित वोट इंटैक्ट नहीं हो पा रहा है। बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर रही है, 2024 में भी कोशिश करी, लेकिन बीजेपी के साथ इंटैक्ट नहीं हो पा रहा है। 2024 में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन का जीत का जो अंतर था, वो समझिए एक एक सीट पे 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख वोट का अंतर था। आपने कहा इंटैक्ट नहीं हो रहा बीजेपी के साथ। अभी जो मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से 2 एमएलए मंत्री बनाए गए। नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मैं एक बात कहूं कि मंत्रिमंडल विस्तार में सर्जरी होनी चाहिए थी। ये मंत्रिमंडल विस्तार में पहले भी कह चुका हूं कि ये वो मैसेज दे नहीं पाया नीचे के लेवल पर जो पब्लिक के बीच ट्रेवल करना चाहिए था। ये मैसेज बीजेपी दे सकती थी, जैसे गुजरात में दिया। मंत्रिमंडल में जब तक फेरबदल नहीं हुआ, ये एक तरीके से 6 मंत्री जो जगह खाली पड़ी थी उसको फिल कर दिया गया, भर दिया गया, 2 मंत्रियों का प्रमोशन कर दिया गया, बस इतना ही हुआ है। इसमें किसी मंत्री का विभाग नहीं हटा, जैसी चर्चा थी 10 दिन तक विभाग नहीं बटा। तो ये सब, इससे मैसेज नीचे तक जो जाना चाहिए था, चाहे वो नहीं गया। वो पासी समाज में हो, चाहे दलित समाज में हो, चाहे वो जाट समाज में हो, किसी भी समाज में वो मैसेज नहीं गया जो मैसेज जा सकता था, बीजेपी पहुंचा सकती थी। लेकिन बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, बीजेपी हो सकता है इसके पीछे भी कुछ सोच रही हो, इस नाते ऐसा कर रही हो। लेकिन अच्छा, मुझे अचरज है कि कल से इस कांड को हुए 24 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत गया। वैसे तो बसपा हर बात पे प्रेस नोट और ट्वीट आता है, इस कांड पे जो मायावती के दरवाजे पे हुआ एक भी बयान नहीं। आपने मायावती का एक बयान, मुझे लगता है अभी ध्यान हो सकता है ना आ रहा हो, मायावती ने कहा अभी हम कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। अभी ये पहले कहा था उन्होंने, जब कांसीराम जी की पुण्यतिथि थी उस पर उन्होंने कहा था कि अभी हम किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आगे की संभावनाएं खुली हुई हैं। अगर कांग्रेस, बशर्ते दोबारा कोई खटखटाने जाए, देखिए कांग्रेस अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तो मायावती भी इसमें आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबूलो पांडे जी, जाओगे? बहुत शुक्रिया, इंडिया गठबंधन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी इस परिचर्चा का हिस्सा बने। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे। एक इंटरनेट पर एक बड़ी तेज सनसनी मची हुई है, काकरोच जनता पार्टी। भाई साहब, 3 दिन पहले शुरू हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ 6 मिलियन फॉलोअर हो गए, 60 लाख से ज़्यादा कुछ घंटों में। लोगों के हजारों में बढ़ते होंगे फॉलोअर, भाई के मिलियन में बढ़ रहे हैं। और ये क्या है काकरोच जनता पार्टी, और इसका मूल उद्देश्य क्या था, बनी किस लिए थी, और ये किस तरह से सोशल मीडिया पर मीम की एक क्रांति सी आ गई है, ये जरा वीडियो और पूरी खबर प्रियव्रत आपको दिखाएंगे।